Hello everyone, I'm back. I hope you all are doing good. So today I thought कि मैं आप लोगों को GS1 मेंस में क्या क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है, जो बिगिनर्स हैं वो कैसे स्टार्ट करें, और जो बिगिनर्स नहीं भी हैं इस टाइम पे, खासकर इस वक्त पे आफ्टर प्रीलिम्स, जिनका प्रीलिम्स हुआ है जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको कैसे मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और तो GS1 बहुत स्कोरिंग होता है बिकॉज़ ये काफ़ी स्टैटिक पार्ट होता है। इवन जब मैंने मेंस लिखा था तो मुझे लग रहा था मेरा GS1 का पेपर सबसे कम प्रिपेयर्ड है, बट मेरा सबसे सब कंपेरेटिवली वो चारों पेपर में GS1 2 3 4 में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे GS1 में आए थे। तो मुझे लगता है कि GS1 काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है और ईजी होता है अगर आपने सही से प्रिपेयर किया हुआ है। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये दृष्टि का मुझे एक सिलेबस मिल गया था। सबसे पहली चीज़ होती है मेंस में सिलेबस लेके बैठना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये मुझे दृष्टि का सिलेबस मिल गया था, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, डिटेल्ड दिया हुआ है कि क्या अंदर टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक्स को फिर एलैबोरेट करके दिया है। तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, तो इसका प्रिंट आउट करवा लें, सबसे बेस्ट चीज़ होती है। और फिर एक एक टॉपिक इसका प्रिपेयर होना चाहिए, एक एक टॉपिक के बारे में आपको एक एक हार्ड हेडलाइन के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसको रेफ़र करना बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने तो सारे के लिए GS1 2 3 4 के लिए ये प्रिंट आउट करा लिया है, तो आप भी इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। इट्स वेरी नाइस। तो जैसे एक टॉपिक लिया, पूरा GS1 का उठाया मैंने, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, तो वो वहीं से आप उसको अंदर टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो बहुत इजी, सिंप्लीफाई, और इससे कॉन्फिडेंस बहुत आता है कि ओके आई एम गोइंग द राइट डायरेक्शन और मेरी प्रिपरेशन सही हो रही है। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में आप चीज़ें कर पाएंगे और प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो जैसे इंडियन आर्ट एंड कल्चर उठाया मैंने, तो इसमें अंदर टॉपिक्स होते हैं वैसे प्रॉपर जो एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री मेंस के सिलेबस में नहीं है, बट इसकी कुछ चीज़ें हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर। तो ये सिलेबस पढ़ना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ क्या करनी है, NCERT उठा लेनी है, जो 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की NCERT है। उसको थरोली 1 से 2 से 3 4 बार, जितनी बार आप रीड कर सकें, जितना आपके पास टाइम है। अगर 2023 वाला अटेम्प्ट देने वाले हैं तब तो आराम से आप 2 4 बार इस बुक को रीड कर लीजिए, पतली सी बुक है। और जब आप 2 4 बार कर लेंगे तो अपने आप उसमें समझ में आ जाएगा कि ओके क्या मतलब थोड़ा बहुत दिस इज बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, चाहे प्रीलिम्स या मेंस, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड ही हो जाता है बेसिकली UPSC में। तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले आप आर्ट एंड कल्चर के लिए ये एक बेसिक बुक पढ़नी ही है, दैट इज़ दिस वन, फाइन आर्ट्स की NCERT। तो दिस बुक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके बाद आप अगर रेफ़र कर सकते हैं, ये क्या बोलती हूँ, ये विजन का मटेरियल है। विजन का वैल्यू एडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल कहते हैं। तो वैल्यू एडेड सप्लीमेंट्री एक विजन का भी आता है और एक IAS नेटवर्क का भी आता है। तो आप देख लो दोनों में जिसमें आपको बेहतर लगे वो कोई एक मटेरियल उठा लो। ज़्यादा पेजेस का नहीं होता है, ज़्यादा पतली सी बुकलेट होती है, बट इसमें आपको वैल्यू एडिशन और सप्लीमेंट्री मटेरियल मिल जाता है और बहुत अच्छे फॉर्म में मिलता है कि पूरा आर्किटेक्चर एक साथ दिया हुआ है। एंशिएंट का दिया है आर्किटेक्चर, देन मिडिवल का आर्किटेक्चर, देन मॉडर्न का आर्किटेक्चर। तो वो बहुत सिंप्लीफाइड और एक अच्छा प्रोग्रेसिव मैनर में दिया रहता है, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें पेंटिंग्स अच्छे दिए रहते हैं और काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ये आप रेफ़र कर सकते हो। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा मटेरियल है। तो विजन का या IAS नेटवर्क किसी का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं दोनों, तो वो आप ये रेफ़र कर सकते हैं। और फिर ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया की बुक सब जानते हैं, मगर ये बुक बहुत मोटी बुक है, काफ़ी मोटी बुक है। इसको आपको फुल नहीं पढ़ना। अगर आपने वो विजन का या उसका IAS नेटवर्क का सप्लीमेंट्री मटेरियल और NCERT करी हुई है, इसकी सिलेक्टेड चैप्टर्स करो। जैसे आर्किटेक्चर वाला इसका अच्छा चैप्टर लगता है मुझे, अच्छे से दिया हुआ है, तो आपका रिविजन काइंड ऑफ हो जाता है। तो आप आर्किटेक्चर कर लो इसका, और बहुत सारी चीज़ें जो उसमें देख लो कि उस मटेरियल, सप्लीमेंट्री मटेरियल में आपको नहीं मिल रहा है, वो टॉपिक कर लो। सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सब कुछ करने में ना फिर बहुत ये हैवी बुक है और उतनी ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद नहीं है कि इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा तो है नहीं। तो इसमें आप सेलेक्टेड चैप्टर्स कर लो, जैसे म्यूज़िक कर लो,
उसके बाद आपका आ जाता है इसमें, और जो इंडियन डांस फॉर्म्स कर सकते हैं आप, वो भी आपको उसमें दिया हुआ है सही से, तो उतनी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी फ़िलॉसफी इसमें अच्छी दी हुई है। वैसे अब जब हम एंशंट पढ़ते हैं तो आर्य शर्मा पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसमें हम इंडियन फ़िलॉसफीज़ पढ़ते हैं, बट इसमें भी एक अच्छा सही से दिया हुआ है स्कूल्स ऑफ फ़िलॉसफी, तो वो आप फ़िलॉसफी स्कूल्स ऑफ फ़िलॉसफी देख सकते हो। और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इससे पढ़ लो, बिकॉज वो उन सप्लीमेंट्री मटेरियल में नहीं है। तो ऐसे आपको कवर हो जाएगा ये हमारा पार्ट 1 ऑफ पूरा GS1 का, जो एक पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का, वो कवर हो जाएगा, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर वाला पार्ट। तो उसके लिए आप 3 चीज़, और ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। सिलेक्टेड पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं होता आप एक पेज बुक से उठाएं तो उस बुक को एंड तक ख़त्म करें, एंडिंग पेज तक पढ़ें। कभी कभी आपको कहीं कुछ अच्छा मटेरियल मिल जाता है, कोई टॉपिक किसी बुक में अच्छा दिया होता है, कोई टॉपिक किसी और बुक में अच्छा दिया होता है। जैसे ये AL वाशम की बुक है, ये बहुत मोटी बुक है, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके PDFs बहुत इजीली अवेलेबल हैं। इसका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है। एंड अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी 239 पेज से लेके आई गेस 299 पेज तक बुद्धिज्म जैनिज्म दिया हुआ है, तो यू कैन रेफर दैट फॉर ठीक। तो आप उसका बस बुद्धिज्म जैनिज्म, और कुछ भी नहीं, बहुत मोटी बुक है और आपको ऑनलाइन मिल जाएगा आराम से, तो ये आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे इसकी बात। अब चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो यूजुअली मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है और स्पेक्ट्रम से अपने नोट्स बनाए हैं, मगर ये सिर्फ स्पेक्ट्रम के नोट्स नहीं हैं, मैंने काफ़ी वीडियो लेक्चर्स भी देखे हैं। तो इस बुक में, इस नोटबुक को मैंने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया भी हुआ है, तो उसको मैंने काफ़ी एलैबोरेट वे में अपने हिसाब से अच्छे से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पेजेस ऐड करके जैसे भी। तो ये स्पेक्ट्रम की वीडियो लेक्चर्स की अच्छे से नोट्स, वीडियो लेक्चर्स भी मैंने 2-3 बार देखे हैं सारे, फिर ये नोट्स बनाए हैं प्लस स्पेक्ट्रम। तो ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मेंस और प्रीलिम्स दोनों में बहुत काम आते हैं। तो मुझे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए फिर ज़्यादा कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ता, मैं अपने नोट्स ही रेफ़र करती हूँ और आंसर राइटिंग करती हूँ। बस अपने नोट्स रिवाइज करें एंड आंसर राइटिंग करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मेंस के लिए। तो आप भी ऐसे कोई वीडियो लेक्चर्स, या आप अगर दिस वन मॉडर्न हिस्ट्री में अगर नोट्स बना लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री इतनी वास्ट है ना, पूरी 1600 से लेके पूरी 1950 तक, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उसका अगर आप नोट्स बना के अच्छे से चीज़ें कर लेंगे तो वो काफ़ी हो जाता है। जैसे ये मैंने क्या बोलती हूँ, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का रीज़न क्या है, और मैसूर अंदर हैदर अली में रिफॉर्म्स क्या क्या है, मिलिट्री रिफॉर्म्स, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर कॉजेज़ क्या थे, किसी प्लासी प्लंडर क्या है, पूरा जागीरदारी क्राइसिस क्या थी। तो उसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो आप पॉइंट्स में आंसर लिख सको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से मैंने मेंस के लिए बहुत अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए। इसमें बहुत टाइम लगा, बट अब बहुत टाइम मेरा बच जाता है इस वजह से। काफ़ी ज़्यादा मेरे यूज़फुल नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने अच्छे से करा हुआ है, और सारा पूरा कमीशन, दिल्ली मैनिफेस्टो, कांग्रेस रूल्स एंड प्रोविंसेस, पूरा जितनी स्पेक्ट्रम का अच्छे से करके, उसके बाद वीडियो लेक्चर्स देख के, और ये देखिए आप टाइमलाइन बना लिया करो। तो ये मेंस में भी प्रीलिम्स में भी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में टाइमलाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसके बाद क्या हुआ आपको वैसे भी याद रहेगा तो अच्छा रहता है। तो वैसे ही जब रिवाइज कर रही होती हूँ टाइमलाइन भी फॉर्म कर लेती हूँ, ओके, तो मैं भी वो लिख भी लेती हूँ ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओके आई रिमेंबर थिंग्स। तो ऐसे मैं टाइमलाइन बना लेती हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। वैसे मेरे पास बुक्स तो हैं, बिपिन चंद्रा वाली भी है, बट मैंने इतना ही करा, बिकॉज एक चीज़ को बार बार रिवाइज करना ज़्यादा अच्छा होता है रादर दैन गोइंग थ्रू मल्टीपल रिसोर्सेज। तो अभी मैं वही फॉलो कर रही हूँ, बस अपने नोट्स, अभी भी मैं नोट्स रिवाइज करूँगी, और मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं वही आंसर राइटिंग स्टार्ट करूँगी। अब आ जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, एक टॉपिक है इसमें। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है, चलो कभी 2 आ गए होंगे बस,
ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं हम छोड़ नहीं सकते, मेंस में ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन भी छोड़ना इज़ नॉट फीजिबल। तो ये क्या है, ये एक विजन की बुकलेट है, पतली सी बुकलेट है 60 पेजेस की। तो ये बहुत अच्छी रहती है कि 60 पेजेस में आपका हो जाएगा, इतना इनफ हो जाएगा कि आप एक दो क्वेश्चंस जो आएंगे बेसिक के वो आप लिख सकते हो। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, वरना एक एनसीईआरटी भी है इसकी आफ्टर इंडिपेंडेंस की। बट अगर आप बस ये बुक भी कर लोगे या एनसीईआरटी कर लो, ये बुक बोल रही हूँ, ये बुकलेट या एनसीईआरटी कुछ भी आप कर लो, वो इनफ होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको आंसर राइटिंग एक बार आ गया और यूपीएससी में ऑलरेडी हो तो ऑलरेडी आपको चीज़ें पता है। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो 1947 के बाद में क्या क्या चीज़ें हुई, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मेरे पास एक बुक्स लाने का बहुत शौक है। तो इंडिया से इंडिपेंडेंस भी है मेरे पास, विपिन चंद्र पाल वाली। बट ऑनेस्टली इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको शौक है जानने का, कुछ नॉलेज गेन करने का, बस बहुत टाइम है, आप 2 साल बाद प्लान कर रहे हो, तो यू कैन गो थ्रू, बट इतना ज़्यादा कुछ नहीं। अब आ जाते हैं हम हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में। तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं, मैंडेटरी हैं। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप इसी भर मेंस दे रहे हो तो वर्ल्ड वॉर पढ़ लिया, वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ लिया और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स पढ़ लिए, बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ लिया। बट अगर आप अभी नहीं दे रहे हो, 2023 के लिए प्लान कर रहे हो, तो आप पूरा जितना वर्ल्ड हिस्ट्री में सिलेबस दिया आप एक बार जा सकते हो, बिकॉज नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है और यू नेवर नो कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद आप एसए में और बहुत सारी जगह पे इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी यूज़ वर्ल्ड हिस्ट्री का आता है। तो ये तो मेरे पास विजन की बुकलेट्स हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी मुझे बुकलेट्स लगी विजन की। ये 2 बुकलेट्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो इसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है थोड़ी तो आप रेफ़र कर सकते हो, वरना प्रॉपर बुक तो एक अलग ही चीज़ हो जाती है। बट ये 60 पेजेस के ऑलमोस्ट हैं और आप इनको भी रेफ़र कर लोगे तो इट्स ओके। बट अगर आपको और अच्छे से थरो नॉलेज चाहिए तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है मैक्रो हिल की, कृष्णा रेड्डी की। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक। मैंने इसी को पढ़ा हुआ है और मैं भी फिर से इसको एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ इनफैक्ट। तो इसको आप देख सकते हो, ये भी अच्छी बुक है और वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो बहुत काम आती है। तो आपके पास टाइम है 2023 में आप दे रहे हो तो आप ज़रूर एक बार ये बुक पढ़ लेना वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। और नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम इंडियन सोसाइटी पे। तो देखो कितने अच्छे वे में सिलेबस दिया हुआ है। आप जब सोचो मैं बता रही हूँ आपको तो कितना मेरे लिए सिंप्लीफाइड हो गया, आपको समझने में भी कितना सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। बट वही ना, अगर ऐसी चीज़ें अच्छे से वो नहीं होती हैं तो फिर ना समझाने में वो समझ में आता है ना समझने में आता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो ये सिलेबस बहुत अच्छे से दिया हुआ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया हुआ है ये कि मैं इसके पूरे फ़ोटो कॉपी करा के और जब पढ़ती हूँ तो इसको साथ में अंडरलाइन करती रहती हूँ। तो ये इंडियन सोसाइटी के लिए ये एक बुक है पियर्सन पब्लिकेशन की, इंडियन सोसाइटी की। जितने इंडियन सोसाइटी में अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन एंड एवरी टॉपिक इज़ कवर्ड अंडर दिस बुक। बस इसमें आप करना क्या है, ये बुक रीड करो थरोली। पतली सी बुक है, मोटी बुक नहीं है, बहुत पतली सी बुक है। इस बुक को रीड करो और हम ऑलरेडी सोसाइटी में रह रहे हैं एंड ये सोसाइटी टॉपिक ही है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे चीज़ें बस एक आप अलग से पेजेस का फोल्डर बना लो, तो उसमें बस चीज़ें जैसे ग्लोबलाइजेशन टॉपिक एक हेडिंग लिख लो, कम्युनलिज्म लिख लो, तो उसमें एग्जाम्पल्स ऐड ऑन करते रहो जो आजकल ज़माने में हो रहा है या कुछ भी आपको अच्छा एग्जाम्पल देखा तो वो आप सप्लीमेंट्री मटेरियल इसका खुद से बना सकते हो। वैसे ये बुक रीड करो बस और अपना सप्लीमेंट्री मटेरियल खुद न्यूज़पेपर से ऐड ऑन करके बना लो, तो वो आपके लिए सोसाइटी के लिए मुझे लगता है ये इनफ रहेगा। तो ये काफ़ी मतलब सही है। सोसाइटी के बाद आपका आ जाता है ज्योग्राफी, जो कि आखिरी टॉपिक है और बाय द वे मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है, तो मेरे तो काफ़ी ज्योग्राफी होता रहता है। बट अगर सिर्फ जिनका ऑप्शनल नहीं है जो मीन्स के लिए, तो ये भाई सभी जानते हैं गोचिंग लियोंग की को फिज़िकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है, बहुत फेमस बुक है, तो यू कैन गो थ्रू दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। एंड ये काफ़ी मतलब पिक्टोग्राफिक और अच्छे से दिया हुआ है, तो डिटेल्स भी अच्छी दी हुई हैं। तो ये और ये एनसीईआरटी फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की, ह्यूमन ज्योग्राफी
आपकी आ जाती है क्लास 12th की, देन ये इंडिया फिज़िकल एनवायरनमेंट आपकी क्लास 11th की, और ये इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी आपकी क्लास 12th की। तो ये एनसीईआरटीज़ इनफ हैं। मैंने जितनी बार मतलब ऐसे क्वेश्चंस देखती हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस, और जितनी बार मैंने एक बार अपना मेंस भी दिया है तो उसमें भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो कि मैं एनसीईआरटी से अटेम्प्ट ना कर पाऊँ। तो एनसीईआरटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं ज्योग्राफी की। बस 11th-12th के 4 एनसीईआरटी प्लस गोचिंग लॉन्ग पढ़ लो, दैट्स इनफ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, बहुत इनफ हो जाता है। और बाकी सप्लीमेंट्री मटेरियल वो तो आपका करंट अफेयर्स रहते ही है, करंट से तो आपको एसोसिएट करना ही है चीज़ों को। तो ये रहा आपका जनरल स्टडीज़ का। देखो कितनी सिंप्लीफाइड ये सिलेबस दिया हुआ है, और उतनी ही सिंप्लीफाइड मैनर में आप समझ सकते हो, और आप आप मूव कर सकते हो अच्छे से। ओके मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद और बस प्रीवियस ईयर आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया और उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी। आंसर राइटिंग इज़ मस्ट। तो बस ये रहा मुझे जितना पता था, और मैंने मुझे समझ आज GS1 का अगर आप बिगनर हैं तो आप अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं इस वे में प्रिपरेशन। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको पसंद आया मेरा ये मैं GS2 और GS3 या GS4 के लिए भी बनाने की कोशिश करूँगी, अगर इफ़ पीपल लाइक इट। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और ठीक है, ओके, बाय बाय, विश यू गुड लक।